guys, welcome to the next lecture. So guys, in this lecture we will be studying the purpose of each and every market. By purpose, I mean like what was the motive and what was the intention behind establishing this market and how currently people are making money using these markets. So guys, let's start with the stock market. तो गाइस स्टॉक मार्केट का आपने सुना ही होगा, क्या रीज़न है आपको पता ही होगा, आपने काफ़ी लोग अपने फ्रेंड्स से सुना होगा. बट उसके अलावा जो आपने सुना, मैं ट्राई करूंगा कुछ और पॉइंट्स आपको समझाऊं जिससे कि आपको लगे कि इस चीज़ के अलावा भी और क्या क्या मोटिव थे स्टॉक मार्केट को एस्टेब्लिश करने के. सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था स्टॉक मार्केट को एस्टेब्लिश करने का कि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो पब्लिक का पैसा एक्सेस करें. सपोज मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है XYZ, और या फिर इंडस्ट्री है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और मुझे और पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए. तो मैं फंड्स कहाँ से लाऊं? फंड्स के रास्ते बहुत हैं. मैं लोन ले सकता हूं, बट लोन में भी कुछ चैलेंजेस हैं. पहला चैलेंज, जैसे बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जो बहुत अनरीजनेबल हो मेरे लिए. बैंक गारंटी मांग सकती है जो कि मेरे पास हो नहीं अभी प्रोवाइड करवाने के लिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे बैंक को इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना होगा और एक मैच्योरिटी के टाइम के बाद प्रिंसिपल भी पे करना होगा. इसलिए इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कॉर्पोरेट हाउसेस को, और वो सोचते थे कुछ और रास्ता हो जिससे हम पैसे को एक्सेस कर सकें और हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है हम उसको और प्रॉफिटेबल बना सकें. तो गाइस, इसलिए एस्टेब्लिश किया गया जैसे कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पब्लिक की सेविंग्स को डायरेक्टली एक्सेस करें. पब्लिक क्या करती थी स्टॉक मार्केट से पहले? सारा पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, FD, इस तरीके से जगह जगह स्कीम्स में, गवर्नमेंट की ज़्यादातर स्कीम्स में इन्वेस्ट करती थी और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता था उनको. ज़्यादा एक रिटर्न नहीं था, फिक्स रिटर्न था, बट ऑल्दो सेफ भी था. अब पब्लिक चाहे कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में, मुझे सपोज कीजिए मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है और मुझे पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करेगी, तो बट पब्लिक उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकती थी, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं थी कि वो उस कंपनी के मालिक बन जाए. जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शेयर्स होल्डर, अगर आपके पास एक भी शेयर है उस कंपनी का तो आप उस कंपनी के ओनर हो. ऑल्दो आपके वोटिंग राइट्स बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, बट स्टिल आप ओनर होंगे. तो गाइस, फिर एक मीडियम सोचा गया कि एक मीडियम, एक रास्ता होना चाहिए जिससे कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो अपना कुछ ओनरशिप का कुछ परसेंटेज पब्लिक को ऑफर करें और उसके बदले उससे पैसा लें और वो पैसा अपने एक्सपेंशन में यूज करें और अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाएं. और उस प्रॉफिट में से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनको कुछ शेयर दे हर साल. तो गाइस, ये एक मोटिव था जिस वजह से स्टॉक मार्केट एस्टेब्लिश किया गया था. दूसरा एक और रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आज इन्वेस्ट किया, अब मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालता हूँ, फिर FD में डालता हूँ, तो मुझे जब भी पैसा की ज़रूरत होगी मैं वहाँ से वापस निकाल लूँगा. बट अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी से मैं कहूँगा वो वापस मेरा पैसा चाहिए, तो हो सकता है कंपनी के पास वो लिक्विडिटी ना हो, क्योंकि कंपनी ने वो इन्वेस्ट कर रखा है, वो एक प्रोजेक्ट में लगा रखा है, तो आपको वो पैसा डायरेक्टली कैसे दे सकती है. इसलिए एक स्टॉक मार्केट, एक एक्सचेंजेस सेटअप किए गए जिसमें अगर मैंने इन्वेस्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो अब मुझे मगर पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने शेयर्स किसी और को, किसी दूसरे इंसान को बेच दूं और उस पोजीशन को क्लोज कर लूं या फिर उस पोजीशन से एग्जिट ले लूं. तो इसलिए दूसरा मेन मोटिव ये था कि अगर सिर्फ ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, एक मैकेनिज्म नहीं मिलता जिससे लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकें, तो बहुत सारी पब्लिक होती है जो कि इन्वेस्ट ही नहीं करती स्टॉक मार्केट में, इसी डर से कि मुझे कल पैसे की जरूरत पड़ रही है तो मेरे को वो पैसे कैसे मिलेंगे. राइट गाइस, सो दिस वाज आल्सो द मोटिव बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग दिस कंप्लीट मैकेनिज्म एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग. सो इसी वजह से स्टॉक मार्केट को लाया गया था और आप देखिए आज एक करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट बन चुका है. सो गाइस, डिस्कस करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट, बॉन्ड मार्केट. सो गाइस, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, बॉन्ड मार्केट एक तरीके का लोन है. बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक तरह के लोन है, डेट है. अगर मेरे को कंपनी में, जैसे मैंने बताया, एक्सपेंशन का रास्ता भी स्टॉक मार्केट से एक समझाया अपनी शेयर होल्डिंग बेचने का, मगर मैं चाहता हूं मैं अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट ना करूं. मैं चाहता हूं मैं प्रमोटर हूं उस कंपनी के 100%, जो भी मेरे पास शेयर्स हैं 99% मैं अपने पास ही रखूं. मैंने चाहता मैं अपने शेयर्स पब्लिक को दूं और मैं पूरी की पूरी होल्डिंग रखूं. बट मुझे एक्सपेंशन करना है और मुझे पैसे चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो वो पैसा क्या लाऊंगा? तो दूसरा सबसे अच्छा बड़ा रास्ता मिलता है लोन. अब लोन के ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, जैसे बैंक्स हैं, प्राइवेट लेंडर्स हैं, उनकी बहुत हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, गारंटीज भी मांगती हैं. तो इस वजह से काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस लोन नहीं ले पाते थे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते थे. बट एक ये लाया गया बॉन्ड का कॉन्सेप्ट. इसमें क्या किया गया कि एक बड़ी रिक्वायरमेंट, जैसे अगर मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ का,
क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को कोई 1,10,000 इतने छोटे अमाउंट का लोन नहीं चाहिए होता, उन्हें एक्सपेंशन के लिए बड़े अमाउंट में लोन चाहिए होता है, इसलिए वो बड़े लेंडर्स के कॉर्पोरेट लेंडर्स के पास जाते थे, बैंक्स के पास जाते थे। बट पब्लिक के हर इंडिविजुअली पब्लिक इतना पैसा नहीं दे सकता। अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं बोल सकता पब्लिक से कि आप मुझे 1 करोड़ का लोन दीजिए। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब इसमें क्या होता है, 1 करोड़ के लोन्स को हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है। अगर 1000 उसकी फेस वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें 1 करोड़ डिवाइड बाय 1000 करके उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोग मार्केट में इशू कर देंगे। और जिसकी पॉकेट है, किसी के पास 10,000 है लोन देने के लिए तो वो उतने 10,000 के बॉन्ड खरीद लेगा, किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख के बॉन्ड खरीद लेगा। इससे क्या होगा, काफी सारे पब्लिक को एक मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी को फायदा होगा कि कंपनी को पब्लिक से लोन मिल गया, उसके हार्श टर्म्स एंड कंडीशन जो बैंक की थी और प्राइवेट लेंडर्स की थी वो फॉलो नहीं करनी पड़ी। दूसरा, पब्लिक को ये फायदा होगा कि पब्लिक को बहुत बड़ा लार्ज फंड लाने की जरूरत नहीं है एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को, बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देने के लिए। सपोज कीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री को लोन लेना चाहता हूँ, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री को कोई मेरा 1 लाख का या 2 लाख के लोन से फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट करोड़ों रुपए की है। तो वो क्या करेंगे, करोड़ों रुपए के मल्टीपल, जैसे मैंने बताया 1000 जैसे 1000 फेस वैल्यू, तो डिवाइड बाय 1000 करके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू कर लेंगे और मैं अपने 2 लाख के जो बॉन्ड्स हैं वो मैं सब्सक्राइब कर लूंगा और मैं 2 लाख के बॉन्ड सब्सक्राइब कर लूंगा और मैं 2 लाख रुपए उसको लैंड कर दूंगा अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो एक तरीके से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा हूं, जिसके बदले जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कूपन रेट होती है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा और एट मैच्योरिटी के बाद हमें प्रिंसिपल भी रिटर्न होगा। अब दूसरा गाइस, इसमें भी एक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हम लोग डिस्कस करेंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टॉक मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। मैं अभी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। प्राइमरी मार्केट होता है जैसे बॉन्ड है, फर्स्ट टाइम इशू है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ का वो लोन चाहिए तो उसने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू करे मार्केट में, इनिशियली पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, उसका मैच्योरिटी पीरियड सपोज कीजिए 5 साल का है, बट मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है और मुझे 5 साल से पहले ही एग्जिट लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए बॉन्ड्स को मैं किसी और को बेचूंगा। तो उसको इनिशियली मैंने सब्सक्राइब कर लिया, दैट इज दी प्राइमरी मार्केट। बट उस बॉन्ड को मेरे को किसी और को बेचने के लिए या उस जो बॉन्ड मेरे को बेचना है उसके लिए बायर ढूंढने के लिए मुझे एक मीडियम की जरूरत है, और वो मीडियम एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं और वो होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो मैं सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को बेच सकता हूँ। अब जैसे बॉन्ड की फेस वैल्यू मैंने 1000 बताई थी, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। 1000 का वो बॉन्ड 1100 का भी बिक सकता है, तो उस पर इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन से भी हम लोग कमा सकते हैं। तो गाइज ये मेन मोटिव था बॉन्ड मार्केट को एस्टेब्लिश करने का, कि कॉर्पोरेट हाउसेस ट्रेडिशनल लेंडर्स के अलावा भी पब्लिक से लोन ले सके। अगर हम लोगों को अगर स्टॉक मार्केट को यूज करते तो हमें अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, हमें अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करनी पड़ती है, हमें कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने पड़ते हैं। बट लोन के थ्रू हम क्या कह रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और मैच्योरिटी के बाद आपको प्रिंसिपल दे देंगे। तो कॉर्पोरेट हाउसेस को पब्लिक का मनी, सीधा पब्लिक का मनी डायरेक्टली एज अ लोन मिल गया, और इन्वेस्टर्स को ये फायदा हो गया कि इन्वेस्टर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे फंड के साथ भी, जरूरी नहीं है करोड़ों का फंड चाहिए, छोटे फंड के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। ज्यादातर इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं, और कुछ बड़ी ट्रस्टेड कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, SBI, तो इसमें लोगों को डिफॉल्ट का रिस्क भी नहीं लगता और लोग सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं। सो राइट गाइस, एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक मैकेनिज्म भी मिला बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड्स जो लिस्टेड होते हैं वो पब्लिकली ट्रेड होते हैं, तो जब भी मैं चाहूँ मैं उस बॉन्ड से एग्जिट ले सकता हूँ। So guys, this was about the bond market, and I covered all the important reasons behind establishing this market. So guys, next is forex market. Guys, forex market वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है जिसका डेली वॉल्यूम $5 ट्रिलियन है। गाइस, $5 ट्रिलियन को अगर मैं कन्वर्ट करूं, $1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख करोड़ रुपीज, सॉरी 1 लाख करोड़ रुपीज। अगर $5 ट्रिलियन की बात करें तो हमारा हो गया 5 लाख करोड़ रुपीज, और हम लोग डॉलर को अगर रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें, अगर 75 का एक्सचेंज रेट यूज करते हैं तो हमारा आएगा 375 लाख करोड़ रुपीज। 375 लाख करोड़ रुपीज ये डेली वॉल्यूम आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वर्ल्ड वाइड। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको लोग बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, बट ये बहुत बड़ा मार्केट है और लोग यहाँ से करोड़ों लाखों का प्रॉफिट कमाते हैं, और इसका डेली वॉल्यूम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से सबसे ज़्यादा है, दैट इज
375 लाख करोड़ रुपीस। सो गाइज सबसे मेन मोटिव और इंटेंशन क्या था इस मार्केट को एस्टेब्लिश करने का, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक इंडियन कंपनी है, सपोज कीजिए टीसीएस को ले लेते हैं। आपको सभी को पता होगा टीसीएस आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मोस्टली यूएस में उसके क्लाइंट्स हैं, उनको अपनी सर्विसेज बेचती है। अब टीसीएस जो कि इंडिया में है, वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती होगी किस में, रुपी टर्म्स में, सारे रुपी टर्म्स में उसको सारे जो भी उसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो रुपी टर्म्स में होंगे। बट जो उसे यूएस क्लाइंट से पेमेंट आता होगा वो डॉलर्स में आता होगा। अब बट डॉलर्स में आ गया, बट मुझे पे सारे अपने जो हमारे स्टाफ है और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो सारा पे रुपी में करना है। तो मैं डॉलर को एक मीडियम होना चाहिए जिससे कि मैं डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकूं और रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकूं। तो गाइस यही मेन मोटिव था कि एक टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ करेंसी, जो भी अपने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बड़े बड़े जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसमें जो हमें एक्सचेंज रेट को हमें जो करेंसी को एक्सचेंज करना है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया था। अब टीसीएस जैसी कंपनीज बाहर से फॉरेन से पेमेंट ले सकती हैं और उसे तुरंत फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू अपनी लोकल जिस डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करा सकती हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये था। दूसरा एक रीज़न और था, टू हेज, एक कुछ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाना बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को या फिर इंडिविजुअल्स को जो कि सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। सपोज कीजिए, चलो फिर से टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं, आपको इजी होगा समझने के लिए। इस समय 75 रुपीज़ का डॉलर चल रहा है और मैं चाहूँगा कि डॉलर, अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं चाहूँगा हमेशा रुपी गिरे और डॉलर बढ़े, ताकि 75 का है, अगर मुझे अभी जैसे अगर मेरा $100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7,500 रुपीज़ मिलेंगे। अगर ये रुपी गिरा और डॉलर बढ़ा तो मान लीजिए 100 रुपये का हो गया डॉलर, तो हमें $100 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, दैट इज 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा वी विल गेट। तो ये अब हम लोग जो एक्सपोर्टर होगा वो हमेशा चाहेगा कि डॉलर का रेट बढ़े, बट डॉलर का रेट गिर भी सकता है ऑन दी अदर साइड, तो उसमें हमारी रिस्क है। अगर आज 75 का है, मैंने अपने सारी एक्सपेंसेस कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके मैंने देखा कि आज 75 के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अगर डॉलर मुझे अगर मेरा $100 का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे 7,500 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो मुझे मेरी कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ है सपोज कीजिए, तो मुझे 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। सपोज कीजिए डॉलर गिर गया और डॉलर गिर के आ गया अपना 50 रुपीज़ पे, और पेमेंट मुझे अभी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और पेमेंट मुझे 2 या 3 महीने बाद आनी है, तो डॉलर गिर के 50 रुपीज़ पे आ गया और मुझे फिर मिलेंगे $100 इंटू 50 5,000 रुपीज़। तो जो मेरी कॉस्ट थी वही मेरे को मिला, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या? मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इसलिए गाइस इसको हेज करने के लिए कि जो फ्लक्चुएशंस आती है मार्केट में, जो वैल्यू डॉलर और भी सारी करेंसीज की कम ज़्यादा होती रहती है, उन फ्लक्चुएशंस को हैज करने के लिए, अपनी पोजीशन हैज करने के लिए इस मार्केट को एक एस्टेब्लिश किया गया था जो कि कुछ हेजिंग टूल्स प्रोवाइड करे। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सपोज कीजिए मुझे अगर मेरे पास डॉलर आ रहा है तो मैं डॉलर बेचूंगा और रुपी को खरीदूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास डॉलर में पेमेंट आ रही है और मुझे रुपी में कन्वर्ट करना है तो मैं डॉलर को बेच के रुपी खरीदूंगा और इंडियन अपने स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा रुपी। तो मैं इसलिए बट मुझे पेमेंट आनी है आज 3 महीने बाद और मुझे डर है कि यूएस डॉलर के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो मैं आज ही हेज कर लूँगा, मैं आज ही उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके मैं सेल कर दूंगा। मेरे पास अभी डॉलर आए नहीं है, मेरे पास डॉलर आने हैं $100 3 महीने बाद, बट आज ही मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा 3 महीने बाद का और $100 को मैं बेच दूंगा। और अभी मार्केट में 75 रुपीज़ है, मैं 75 रुपीज़ में बेच दूंगा। और छोटी मोटी कमीशन लगती है तो वो अलग नेग्लिजिबल होती है, बट देखिए मैं कितना हेज हो गया। अब 3 महीने बाद डॉलर का प्राइस 50 रुपये भी जाता है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 7,500 रुपीज़ मिल जाएंगे, बिकॉज मैंने 75 पे ऑलरेडी वो यूएस डॉलर सेल कर दिया, जो कि मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है। गाइडेंस, तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था। तीसरा रीज़न, बट ये इस वजह से एस्टेब्लिश नहीं किया था, बट आजकल लोग इसी तरीके काफ़ी सारे ट्रेडर इसी के लिए यूज़ करते हैं। वो स्पेकुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की कि आज प्राइस गिरेगा, कल गिरेगा, यूएस डॉलर बढ़ेगा, जो भी सारे अपनी एनालिसिस होती है उसके बेस पे स्पेकुलेट करते हैं और ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके लिए मार्केट यूज़ होता है। और जो $5 ट्रिलियन की वॉल्यूम बता रहा हूँ वो इन तीनों रीज़न को मिला के आती है। ये नहीं कि सिर्फ वो हेजिंग के लिए आ रही है या सिर्फ वो कन्वर्जन के लिए आ रही है या फिर सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए आ रही है, बट टोटल वॉल्यूम इज $5 ट्रिलियन। So guys, that was all about forex market. Now let's move to the commodity market. कमोडिटी मार्केट को एस्टेब्लिश करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल बताया था आपको फार्मर वाला। फार्मर की जैसे फार्मर अपनी क्रॉप ग्रो कर रहा है, उसकी क्रॉप 3 मंथ्स में रेडी होने वाली है और उसे लगता है कि वीट के प्राइसेस गिर ना जाएं, तो वो आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके 3 महीने बाद का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है और 3 महीने बाद का सेल आउट कर सकता है आज ही।
बट अब मैं दूसरी साइड का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कोई एक एफएमसीजी कंपनी है, लेस लाइक पतंजलि। पतंजलि वीट फ्लोर बेचता है, आप सभी को पता होगा। अब पतंजलि को लगता है कि इसके प्राइजेस बढ़ सकते हैं, वीट के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। फार्मर को डर था कि वीट के प्राइजेस गिर सकते हैं, बट पतंजलि को डर है कि वीट के प्राइजेस बढ़ सकते हैं फ्यूचर में जाकर, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी ही रहने वाली है। प्राइजेस बढ़ गए तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो पतंजलि क्या करेगा, आज ही फ्यूचर में जाकर उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मार्केट से वीट खरीद लेगा। ऑल दो अभी उसको फिजिकल डिलीवरी नहीं मिली है, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आज सपोज कीजिए 20 रुपीज़ के जी पे उसने कर लिया, उसको एक्सपेक्टेशन है कि 30 रुपीज़ के जी हो गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन खराब हो जाएगा। तो आज 20 रुपीज़ के जी में ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और 2 या 3 महीने बाद के लिए वो वीट खरीद के रख लेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो गया कि इट प्रोवाइड्स अ हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन द कमोडिटी मार्केट। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ आपकी क्लैरिटी के जैसे अब सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मैंने एग्जांपल दिया, तो थोड़ा हम लोग मेटल्स, क्योंकि कमोडिटी में मेटल्स भी आते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर और अपने कॉपर, एल्यूमिनियम। तो भाई सपोज कीजिए कोई ज्वेलर है, कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, तो उसको ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड चाहिए। अब उसको लगता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो सेम वो क्या करेगा, आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आज ही गोल्ड खरीद के रख लेगा 3 महीने बाद का। उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी के लिए उसके पास गोल्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट उसे फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है उसको हेज करने के लिए, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन को हेज करने के लिए वो आज ही फ्यूचर मार्केट के थ्रू गोल्ड को खरीद के रख लेगा। राइट गाइस। दूसरा, ये मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपना असेट क्लास को डाइवर्सिफाई करने के लिए। असेट क्लास एज इन जैसे आपने सुना होगा इक्विटी डेट फॉरेक्स। सो इक्विटी सारे जो मार्केट्स हैं ये सारी असेट क्लास भी होती हैं। मतलब जैसे मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया। अगर सपोज लोग पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे 1 लाख का पोर्टफोलियो है, हम लोग सारा का सारा पोर्टफोलियो, जब हम लोग सेफली पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं तो हम सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालते। कुछ परसेंटेज 40% जैसे इक्विटी में डाला, 10-20% डेट में डाला, और 10-20% गोल्ड में डाला, 10-20% आप सपोज कीजिए फॉरेन एक्सचेंज, हमने करेंसी खरीद ली, यूएस डॉलर खरीद लिया। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि कभी भी कुछ मार्केट क्रैश भी होता है, जैसे इक्विटी मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट, तो हमारे हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएं, क्योंकि आपको पता होगा इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इक्विटी मार्केट गिरता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लोगों को डिफरेंट असेट क्लास में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। राइट गाइस। तो एक ये कमोडिटी मार्केट लोगों को, एक इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल असेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, वो लोग किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकें। अब कमोडिटीज़ का मतलब सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल में वो इन्वेस्ट कर सकता है, और नेचुरल गैस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है ये मार्केट, एंड पीपल कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट बट आपको कैश में इन्वेस्ट नहीं करना होगा, आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने होंगे, बट स्टिल यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दी कमोडिटीज। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो का भी साथ साथ, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। राइट गाइस। दूसरा, एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब जैसे कि गोल्ड को लेते हैं हम लोग, अब आपको पता होगा इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस इतना नहीं होता, सारा का सारा इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं हमारे बाहर जाते हैं इंडिया से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी अगर सपोज कीजिए डॉलर लेते हैं तो हमारे पास डॉलर के कुछ रिजर्व्स होते हैं, हमें इंपोर्ट हम लोग करेंगे तो हमें पेमेंट डॉलर में करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट के केस में टीसीएस एक्सपोर्ट कर रही थी, डॉलर आया था हमारे पास, बट हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे तब डॉलर हमारे पास से जाएगा, तो इसलिए हमें जाने के लिए डॉलर को खरीदना पड़ेगा। राइट गाइस। तो अगर हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होगा। डॉलर में एक स्टैंडर्ड करेंसी इसलिए डॉलर ले रहा हूँ, नहीं तो यूरो, येन कुछ भी हो सकता है, बट हम डॉलर ही मान के चलते हैं। अभी डॉलर मुझे पे करना होगा, तो जो कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो कम होगा। कुछ लोग, जिन लोगों को ज्वेलरी खरीदनी है, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखना है, उसके लिए तो चलो ठीक है, वो फिजिकल गोल्ड खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। मगर जो कुछ स्पेकुलेटर्स हैं, स्पेकुलेटर्स जो कि स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आज गोल्ड का प्राइस इतना है, कल गोल्ड का प्राइस इतना हो जाएगा, उसके जो गैप आएगा उस गैप को यूज करके मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, एक करके स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो। उन स्पेकुलेटर्स को अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, वो स्पेकुलेट कैसे, उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट नहीं करना, स्पेकुलेट करना है। स्पेकुलेट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सपोज कीजिए मुझे पता है 1 महीने में प्राइस गोल्ड का बढ़ने वाला है,
तो मैं एक महीने के लिए, अब पहले टाइम में अगर जब कमोडिटी मार्केट नहीं था तो मुझे क्या करना होता, एक महीने के लिए मैं फिजिकल गोल्ड किसी से खरीदता और एक महीने बाद बेच देता। अगर मान लीजिए अभी 50,000 पर 10 ग्राम्स गोल्ड चल रहा है, तो बाद में 51,000 पर 10 ग्राम्स गोल्ड हुआ तो मुझे 1,000 पर 10 ग्राम्स का प्रॉफिट हो गया। बट इससे क्या होता था, गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सब लोग स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स तो ठीक है, जो स्पेकुलेटर्स हैं वो भी गोल्ड को यूज़ कर रहे हैं, जो जिन्हें ज्वेलरी चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो ठीक है। बट स्पेकुलेटर्स जिन्हें बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रॉफिट कमाना है गोल्ड को खरीद के और बेच के, वो भी फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स जो थे बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि कमोडिटी मार्केट एस्टेब्लिश करने का, कि जो स्पेकुलेटर्स हैं वो क्या करें, वो फिजिकल गोल्ड ना खरीदें, डायरेक्टली मार्केट से फ्यूचर्स ऑप्शन डेरिवेटिव्स होते हैं, वो मैं आपको अपकमिंग में वीडियोस में समझाऊंगा कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, कैसे काम करते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम खरीद लिया हमने, जो कि फिजिकल नहीं है, एक फिजिकली विजिबल नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने इतने में गोल्ड खरीद लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद, कैंसिल करते टाइम हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं इंक्रीज प्राइस पे। जैसे 50,000 में हमने खरीद लिया वो कॉन्ट्रैक्ट और 51,000 में स्क्वायर ऑफ कर दिया, 1,000 पर 10 ग्राम का प्रॉफिट इस केस में भी हो गया। बट इस केस में फायदा ये हुआ कि हमें फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ी। फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ी तो इसलिए हमें गोल्ड को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर नहीं गया। So right guys, this was also the reason behind establishing this market. So guys, I think I have covered each and every point, and I have been able to make you understand the purpose, and that is the intention of each and every market, why it was established, and how people are currently using it to make money or to hedge their positions. So guys, thank you so much, and I will see you in the next video.